अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में लॉर्ड अहमद, डॉक्टर मुईद मेरे साथ होंगे। और जैसे कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं 23 मार्च मनाया जा रहा है यौम पाकिस्तान शाया निशान तरीके से, लेकिन जिस वक्त इन सेलिब्रेशंस का आगाज हुआ पाकिस्तान में, हमें एक अफसोसनाक खबर मिली लंदन से कि वहां एक अफसोसनाक हमला किया गया है ऐसे मौके पर जब ब्रसेल्स हमलों की पहली बरसी थी। लॉर्ड अहमद, आप यानी शाहिद हैं, आपके इर्द गिर्द ये वाकया रूनुमा हुआ, कैसे देखा आपने और अब तक कितनी हलाकतों की इत्तला है? आयशा, ये वेडनेसडे 22 मार्च तकरीबन 2:40 पे 2:45 बजे के लगभग एक आदमी एक गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव पे वेस्टमिंस्टर ब्रिज वो क्रॉस उसने किया, फिर फुटपाथ पे चला गया। फुटपाथ पे जितने लोग थे उनको कुचलता हुआ, कुछ बच्चे भी, फ्रेंच बच्चे, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कुछ वहां पे टूरिस्ट जो थे उनको जख्मी करते हुए एक खातून ने दरिया के अंदर छलांग लगा ली। कुछ दूसरे लोग वहां पे, पुलिस वाले भी थे जो किसी सेरेमनी में गए हुए थे, वो जख्मी करते करते 2 उनमें से खातून एक मर्द फौत हो गए। ऐसे ही उसने आके वो जो गाड़ी है उसकी टक्कर गेट्स के सामने लगाई और फिर निकल के वो अंदर घुसने की कोशिश की, जहां पे एक पुलिस वाले ने उसको चैलेंज किया। पुलिस वाले को उसने उसके पास जो चाकू था या बड़ा नाइफ था जो भी, उससे वार किया और बड़े जोर जोर से उसने जब किया तो 2 सिविल क्लोथ्स वाले हमारे जो पुलिस वाले हैं वो खड़े थे, उन्होंने उसको स्टॉप किया, करने की कोशिश की, फिर उन्होंने शूट करके उसको जख्मी कर दिया। बाद में वो मरा, बाद में है, लेकिन उसने पुलिस वाले को वहां वार करते करते, मैंने एक्चुअली जब हमें इत्तला मिली तो हमें आइसोलेट करके एक जगह पे ले गए, लेकिन एंड पे जाके जहां से हम गुजर रहे थे मैंने वो लाश देखी पड़ी हुई थी। ये जो गेट्स हैं इनके अंदर तकरीबन 15-20 गज अंदर, जहां पे उसके ऊपर वो जो फॉयल टाइप ऑफ चादर जो है वो लगा देते हैं ऐसे मौके पे। तो बड़ा ही खौफनाक सा दिन था, इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सिटिंग कर रही थी, उसको सस्पेंड किया गया। प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे ही थी, वो वोट दे रही थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सिटिंग 3 बजे शुरू होनी थी। मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के चेंबर में गया तकरीबन 10 to 3, तो वहां पे मेरी एक कॉलीग बैरोनेस जेनी टोंग आई तो मुझे कहती है तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा शायद पॉलिटिकली वो बात कर रही है। उसने कहा कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फौरी तौर पे इतनी देर में अनाउंसमेंट होगी कि हाउस की जो सिटिंग है वो सस्पेंड हो गई है और सारे लोग जो हैं जहां बैठे हैं वहां पे ही बैठे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी और कहाँ क्या करना है, क्योंकि फिर वो सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और नेचुरली सिक्योरिटी सर्विसेज टेक कंट्रोल कर लेते हैं। सच्ची बात यह है कि तकरीबन 40 लोग जख्मी हुए, 20 लोग ज्यादा जख्मी हुए, जो उनमें से बच्चे भी हैं, 3-4 आदमी जो है वो फौत हो चुके हैं। अटैक से मिलता जुलता अटैक कह सकते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर मुईद हम बात करें पहले सस्पेक्ट की, पहला जो आइडिया ज़हन में आया वो यही था कि कोई ना कोई मुसलमान शहरी निकलेगा या किसी ना किसी तरह उसका ताल्लुक किसी ना किसी मुसलमान मुल्क से होगा। अभी ऐसा ही नाम आ रहा है, मुश्तबा तौर पर जो शख्स सामने आ रहा है जिसकी शनाख्त की जा रही है। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? आप ये किधर जाएगा? देखिए, एक तो बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है जो थोड़ी देर पहले आया है कि ये जो भी अटैकर था, अभी उसकी आइडेंटिटी खैर रिवील नहीं की गई, लेकिन वो बरतानवी बॉर्न था, ब्रिटिश बॉर्न था और वो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ था। अच्छा, अब अभी तक ये ठीक तरह से नहीं बताया गया। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस ये इंसिस्ट करती रही मसलसल कि ये एक लोन अटैकर है और इसके साथ कोई नेटवर्क नहीं है। ताहम 8 अरेस्ट जो हैं वो हुए, जिसमें फोकस जो था वो बर्मिंघम में रहा, एक मार्केट प्लेस के अंदर एक 2nd स्टोरी फ्लैट के ऊपर। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी मोटिवेशंस क्या थी। ये कोई जज्बाती पागल था, क्रेजी था, फंडामेंटलिस्ट था, खुद से था, या इसको किसी ने इस्तेमाल किया? बिकॉज क्योंकि उसको समझे बगैर आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये वैसे भी ये वाकया बरतानिया में एक ऐसे वक्त पे हुआ जब बरतानिया ने बारे में इस आदमी के बारे में MI5 को पहले पता था
इसको ये जो है ये एक्सट्रीमिस्ट नोन था, MI5 ने इसको पहले नजर में रखा हुआ था, और क्योंकि ये जो थ्रेट है ये सीवियर थ्रेट तो हमारी 2014 से चल रही है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का वाकया अभी होने वाला है। ये डेफिनेट है कि हमें बताया जाता था कि इस तरह का अटैक हो सकता है, लेकिन ये कल का तो किसी को पता नहीं था। लेकिन ये कोई आउट ऑफ द ब्लू आदमी नहीं, ये वो नॉन एक्सट्रीमिस्ट जिनको MI5 भी जानती है, पुलिस भी जानती है, इनको अरेस्ट भी किया गया, इन पे नजर भी रखी गई, लेकिन अभी इन हालात में उसके ऊपर कोई नजर नहीं थी कि वो इन दिनों में वो हमला करने वाला है। मैं तो सच्ची बात यह है कि मुझे कोई हर्ज नहीं कि अगर ये जो एक्सट्रीमिस्ट 250-300 लोग में ये गुड डूअर्स जो लोग बैठे हैं ना, वो जो कहते हैं जी हमारी लिबर्टी का मसला है, मुसलमानों पे अटैक ना हो, ये है वो है, मैं तो ये कहता हूं ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये 250-300 इनको पकड़ के कहीं जेल में डाल के जब तक ये रिफॉर्म ना हो इनको बाहर निकलने ही ना दे, क्योंकि इनका असर दूसरे मिलियंस ऑफ लोगों पे और पूरी दुनिया के जो हालात हैं वो उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के हालात की बात लॉर्ड अहमद आप कर रहे हैं, अबू हमजा जैसे लोग यहाँ पे इस मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म टीच करते हैं। वेरी राइट, उसको कम करने के लिए डी रेडिकलाइजेशन जैसे इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मोहित टाइमिंग कितनी अहम है इस अटैक की और जगह का इंतखाब? देखिए, जगह का इंतखाब तो ज़ाहिर है कि बहुत ही प्रोमिनेंट जगह इस शख्स ने सेलेक्ट की अटैक करने के लिए, वेस्टमिंस्टर का ब्रिज और उसके बाद फिर वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट और अंदर जाने की इसने कोशिश की हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। और दूसरी तरफ यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद बरतानिया ने जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की हैं लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जहां पे कहा गया कि एक डेफिनेट इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है कि 8-10 ममालिक से लैपटॉप्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है जहाज एयरप्लेन्स को ब्लो करने के लिए। और वो ऐसी जगहों पे भी वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं जहां पर पहले ही तमाम हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो हैं वो स्कैन होती हैं, मतलब वो अलग से स्कैन होती हैं। अब दुबई का जो एयरपोर्ट है, जो जिसने अगर इस्तेमाल किया हो, दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट हैं, अबू धाबी का एयरपोर्ट तो अमेरिका के लिए वैसे भी होमलैंड सिक्योरिटी के जो 15 एयरपोर्ट हैं दुनिया में उसमें क्लियरेंस के लिए आता है, यानी प्री बोर्डिंग क्लियरेंस जो है आप अमेरिका में ही वहीं से दाखिल हो जाते हैं, अमेरिका में कोई चेकिंग उसके बाद नहीं होती, कोई इमिग्रेशन नहीं होती। तो ऐसे एयरपोर्ट्स के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं जहां से कम से कम एक तासर ये भी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना एक तरह से पॉलिटिकल मसल शो कर रहे हैं, बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो इशू करना चाह रहे थे, जो दूसरी दफा उन्होंने रिवाइज ऑर्डर भी निकाला, उसको भी हवाई की एक अदालत ने, वहां पे एक जज साहब जो हैं उन्होंने उसको रोक लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक रास्ता निकाला है अपना मसल शो करने के लिए, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं दी अमेरिकन साइड से, ब्रिटिश ने भी कोई एविडेंस नहीं दी कि ऐसा कोई प्लान एग्जिस्ट करता था, और चूंकि पूरी दुनिया में खौफ की सियासत को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये दरमियान ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ये कंप्लीटली दुरुस्त नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं शुरू में वही था, लेकिन क्योंकि बरतानिया ने भी वही उन ममालिक को आइडेंटिफाई किया और वो वही पाबंदी बरतानिया ने भी लगाई है, तो वो यहां पे ट्रीजा में या बरतानिया के पॉलिटिकल मसल की बात नहीं है। ये कह रहे हैं क्योंकि यमन की वजह से, क्योंकि जो रीजनल वहां पे जंगें और टेररिज्म जो शुरू है उसकी वजह से कोई भी टेररिस्ट, यानी कुवैत जैसे मुल्क, जिस तरह सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जो हैं वो यमन के लोग या कोई भी उनके लोकल भी तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप हो या आईपैड हो या लेकिन लॉर्ड अहमद अगर वही लैपटॉप तो मेरे ख्याल में लगेज में जाएगा, लेकिन लॉर्ड अहमद टेक्निकली तौर पे अगर वही लैपटॉप या टैबलेट जो है उसको आप लगेज के साथ रखेंगे और वो चेकिंग होगा, तो अगर वो लैपटॉप जो है वो वैसे ही उसकी स्क्रीनिंग हो जाए, और जबकि स्क्रीनिंग हो रही थी दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो जब वो लैपटॉप आप लगेज में तो ले जा रहे हैं ना, आप ये तो नहीं कह रहे कि लैपटॉप लगेज में नहीं जाएगा, और लगेज स्क्रीन होता है सबसे ज्यादा खतरनाक जगह। अगर लगेज के अंदर भी कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, खुदा ना खास्ता, तो जहाज तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जहाज तो सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन लगेज एरिया के अंदर उनको फिर भी इजाजत है ले जाने के लिए, तो क्या लगेज के लिए कोई अलग स्क्रीनिंग होगी? वो तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है कि अगर लैपटॉप अंदर आपने ले जाना है जहाज के, तो जाहिर है उसकी स्क्रीनिंग क्या डिफरेंट है लगेज की स्क्रीनिंग से, या लगेज को पहले आप डिपॉजिट करेंगे 24 घंटे पहले आप देखेंगे? ये तो कोई क्लैरिफिकेशन मामलात यानी मजीद पेचीदा बनाए जा रहे हैं, और ये भी नहीं बताया गया कि ये पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी। लेकिन पॉलिसी अभी ये है कि बजाय ये कि ब्रेन्स पर काम किया जाए, गैजेट्स पर काम किया जा रहा है, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, रास्ता किसी और तरह बनाया जा रहा है अमन की तरफ, लेकिन ये ऐसे जाता दिखाई नहीं देता। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले इस मामले की पेचीदगी, जो पाबंदियां आयद की गई हैं मुख्तलिफ ममालिक पर अमरीका और बरतानिया की जानिब से कि आप गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक आलात नहीं ला सकते अमरीका या बरतानिया, लेकिन डॉक्टर मुईद ने उसमें कुछ पेचीदा मामलात का तस्करा किया। लॉर्ड अहमद, सवाल आपके सामने ये कि अमरीका ये कहता है कि खुफिया मालूमात की बिना पर ये पाबंदियां लगाई गई। कौन सी ऐसी नई खुफिया मालूमात हैं जिनकी बिना पर ये फैसला किया गया, जिसमें अभी भी बहुत से अभाम मौजूद हैं? देखिए, ये कोई नई मालूमात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि जो अभी पेरिस एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ है वो बड़ा सिंपल सा, ये जो सोफिस्टिकेटेड जो अटैक थे वो खत्म हो गए हैं, वो अभी नहीं हो रहे। तो उनके लिए तो जितने भी बड़े ममालिक है, वेस्टर्न ममालिक है, उन्होंने प्रेपरेशन की हुई थी। यानी ये जो पेरिस वाला है, ये सिंपल एक आदमी ने जाके पुलिस के पीछे उसने जो उसकी वो पिस्तौल थी, वो पिस्टल निकाल के उसी को वो इस्तेमाल किया उसके खिलाफ। ठीक है, तो जिस तरीके से ये आदमी जिसने टेररिस्ट जो अटैक कल हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ये भी कोई इसके पास वेपन नहीं है। यानी नाइफ तो आप किस तरह किसी को नाइफ की पाबंदी करेंगे कि मुल्क में जो है वो नाइफ्स नहीं होनी चाहिए, छुरी नहीं होनी चाहिए, नाइफ नहीं होनी चाहिए। तो वो तो हर आदमी के घर के किचन के अंदर है, लेकिन क्योंकि और फिर गाड़ी भी गाड़ी आप किस तरह किसी की उसके ऊपर आप पाबंदी लगाएंगे कि गाड़ी नहीं चला सकते, और गाड़ी फुटपाथ के साथ ही चलती है, फुटपाथ के ऊपर चला के। इस किस्म के जो नए टैक्टिक्स हैं, तो उसको वो यानी हमने देखा है कि आईफोन वो जो सैमसंग 7 है वो ब्लो हुआ, तो उसके बाद उनके सारे के सारे उस पर पाबंदी लग गई क्योंकि उसमें कोई फॉल्ट थी। ये जो आप कह रहे हैं कि नोटबुक हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, इसको एक्सप्लोसिव के हैसियत से लैपटॉप वगैरह को करने की उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है अगर मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हम ट्रैवल अगर करने लगेंगे तो पहले हम एक किताबचे में ये पढ़ेंगे कि हम क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। इस पर भी बाकायदा एक निसाब बनाया जाएगा आने वाले दिनों में। डॉक्टर मुईद, आपके सामने ये सवाल कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया बतदरीज उस तरफ जा रही है जिन हालात का पाकिस्तान पहले सामना कर चुका है। वजीर आजम हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इनके सामने जो सड़क मौजूद है, शाहराह मौजूद है, उस पर से आम आदमी नहीं गुजर सकता। उस पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, मखसूस पासेस के जरिए वहां से गुजर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी पार्लियामान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब वहां पर हमला आसान नहीं था, लेकिन एक मैसेज दिया गया हमला करके। देखिए, मैसेज दिया। अब देखिए, लॉर्ड अहमद कह रहे हैं कि ये एक नॉन रेडिकल था, ये शख्स जिसने अटैक किया, और गालिबन एक कुछ जगहों पे छपा है कि ये एशियन ओरिजिन का था। जी, डेली मेल सवाल तो फिर भी है ना कि ये नॉन रेडिकल था। हाँ, डेली मेल में छपा। देखिए ना आयशा, अगर ये नॉन रेडिकल था, सही है, नॉन रेडिकल होगा, उसके जाहिर है सारे नॉन रेडिकल्स को भी पुलिस पकड़ नहीं सकती, बहुत बड़ा मसला है, कितनी देर पकड़ के रखेगी। लेकिन नॉन रेडिकल ने ये क्यों किया, मतलब उसके पीछे कोई होगा क्या? इस नॉन रेडिकल को अचानक ही ख्याल आया कि मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में घुस जाऊं छुरी लेके और वहां जाके मारूं? ये कभी भी चीजें इस तरह से नहीं होती हैं। अगर ये चीजें पता नहीं चलती, पुलिस फाइंड आउट नहीं कर सकती, तो फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नामुकम्मल होती है। अमूमन कोई ना कोई ऐसी चीजों के पीछे होता है। देखें, किसी का झगड़ा किसी बार में हो जाए, वो वहां से निकल के किसी को गोली चला दे, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये आदमी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आया है। इसने वॉक्सहॉल ब्रिज पे ये नहीं किया है, इसने लंदन में तो पता नहीं 20 ब्रिज हैं टेम्स के ऊपर, इसने वेस्टमिंस्टर के ब्रिज के ऊपर ये सब कुछ किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टमिंस्टर के अंदर जाके इसने घुसने की कोशिश की। ये अकेला नहीं हो सकता। ये और बात है कि ब्रिटिश पुलिस कह रही है कि ये लोन है, मतलब इसके पीछे किसी ने इसको तरगीब दी है, और उसको मालूम करना जो है वो असल इंटेलिजेंस का काम है ब्रिटिश पुलिस के लिए। वो ब्रिटिश पुलिस का चैलेंज ये है कि दुनिया को बता सके कि इसके पीछे कौन था। जी लॉर्ड अहमद। डॉक्टर साहब, ये बहुत पुरानी बात है। जब डेविड ब्लंकेट होम सेक्रेटरी थे तो उस वक्त मैं होम ऑफिस में गया उनको बताने के लिए कि उमर बकरी और अबू हमजा पे पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वो हर मस्जिद के बाहर उन्होंने नौजवानों को खड़ा किया होता है जो वहां पे लीफलेट देते हैं। उनकी जो है वो इस्लामिक सर्कल जो बनाई हुई है, उन्होंने वीकेंड को वो रेडिकल प्रीचिंग करते हैं। वो कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी हमारी दुश्मन है, ये मुसलमान
मुसलमानों को ख़त्म करनी चाहती है। हमें इन लोगों को ख़त्म करके यहाँ पे काला झंडा जो है वो हमने ज़बरदस्ती लगाना है, सबको मुसलमान करना है, इसी तरह क़यामत की तैयारी करनी है। ये उन लोगों की सोच, इसको रेडिकलाइज कर, यानी वो वेल नोन लोग हैं जो कहते हैं जो बरतानिया के सियासतदान हैं वो हमारे दुश्मन हैं, बरतानिया की पुलिस हमारी दुश्मन है, उन पे हमला करना हमारे लिए फर्ज है। तो यानी जिसमें बाय द वे मेरे जैसे लोगों पे भी, यानी मैं तो कई बार सोचता हूं कि मैं अपने ऑफिस से पार्लियामेंट जाते हुए क्रॉस करूंगा, पीछे से कोई ऐसा स्टूपिड आदमी आके इस तरह का हमला कर सकता है। ये यहां पे लोगों को पहले ज़हनी तौर पे पता था कि इस तरह का हमला, यानी वेस्टमिनिस्टर पे हमला करना पार्लियामेंट और फिर उसके अंदर चला जाना, यही तो वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो हेडलाइंस बने और उनको कौन चाहते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं लॉर्ड अहमद कि ये आदमी अकेला नहीं हो सकता, उनके लिए सिंपैथीज क्रिएट किए। बेनिफिशियरी कौन है? मैं लॉर्ड अहमद यही कह रहा हूं कि ये पागल अकेला आदमी नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई जुनून टाइप जो ये जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद किया गया है, जिस तरह अंजम चौधरी जैसे, जिस तरह उमर बकरी अबू हमजा के फॉलोअर्स, इस तरह अबू कतादा के फॉलोअर्स, इस तरह के जो लोग यहां पे प्रीचिंग करते थे, हेट प्रीच करते थे, ये उनके लेफ्ट ओवर्स जो अभी भी, क्योंकि उनको जिन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है ये लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, इनकी मीटिंग्स अभी भी होती है। ये जो 8 लोगों को आज किया गया है ये इसका हिस्सा है, चाहे उन्होंने इसको इंस्पायर नहीं किया, चाहे शायद ये उनके साथ उठता बैठता है, लेकिन उनको अरेस्ट इसलिए किया गया कि उनसे पता चले कि और इस सोच वाले कौन लोग हैं, इसकी सर्कल में कौन से मिलने वाले। ये नॉर्मल आपके जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उसके तो हम कहते हैं ना कि इसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दी, गन्स किसने प्रोवाइड किया, इसको जो है वो वेपन्स किसने दी, इसके पास तो एक नाइफ था, वो गाड़ी जो है उसने हायर की और वो गाड़ी हायर की है। लॉर्ड अहमद, किसी ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल की? अमूमन मुख्तलिफ मकामात पर अब हमलों की जिम्मेदारी दाइश कबूल कर लेती है, अभी तक किसी की जानिब से आया ऐलान कि हमने ये हमला करवाया? नहीं, ऑफिशियली तो कोई ऐसा ऐलान नहीं आया। मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि दाइश वगैरह जो है वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करेगी कि ये हमारा ही बंदा था, हमने इसको इंस्पायर किया। वो तो वैसे भी चाहते हैं कि उनको पब्लिसिटी इस किस्म के जगहों पे मिले और उनको क्रेडिट मिले, अल्लाह माफी दे कि वो उन्होंने इतनी बड़ी जगह पे हमला करवाया और उनकी जो दहशत की अप्रोच है वो वेस्टमिंस्टर के काबिल मजम्मत अप्रोच है। डॉक्टर मुईद, ट्रंप के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है इस तरह के वाक़यात के बाद जो पाबंदियां आयद कर रहे हैं? जी आयशा, आपका सवाल क्या है? ट्रंप के मौक़िफ़ को इस तरह के वाक़यात के बाद तक़वियत मिलती है, वो जो पाबंदियां आयद कर रहे हैं, अभी जैसे इनका ताल्लुक। बिल्कुल आयशा, यही तो परेशान कुन सूरत हाल है। देखिए, ट्रंप ने जो पाबंदियों की बात की थी वो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान में कहा कि मुसलमानों के जो आने की जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए। यही चीज़ यूएस सुप्रीम जो कोर्ट ऑफ अपील्स है 9th सर्किट की, उसके सामने भी यही डिस्कशन थी, अदालतों के सामने भी यही डिस्कशन थी कि कोई एविडेंस तो ऐसी है नहीं है जिसकी बेसिस पे ट्रंप ये कह रहे हैं। और फिर ये कि ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप के पास कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस हो सकती थी जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ये CIA के पास, ये FBI के पास, ये होमलैंड सिक्योरिटी के पास नहीं थी। अब ऑल ऑफ सडनली अगर ग्राउंड पे ऐसे इवेंट्स होने लग जाएं, देखिए बरतानिया बहुत क्लोज है, बरतानिया में जो कुछ होता है उसका अमेरिका की साइकोलॉजी पे बहुत असर होता है। दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट में जहां अमेरिका कूदता है बरतानिया उसके पीछे कूदता है। अमेरिका ने पाबंदी लगाई, बरतानिया ने भी लगा दी। अमेरिका ने कहा कि जनाब ऐसी इंटेलिजेंस है स्पेसिफिक कि लैपटॉप्स और टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, बरतानिया ने भी 6 घंटे के बाद वही चीज उस तरह से कह दी। दोनों ने इस चीज की जरूरत बिल्कुल महसूस नहीं की कि इसकी कोई वजाहत जो है वो किसी किस्म की दें। फिर उसके बाद वेस्टमिंस्टर के बाहर जो है वो हमला हो गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं पूरी दुनिया में खौफ की एक इंतहाई खौफनाक सियासत हो रही है। हमारे यहां ब्लास्फेमी के कॉज को इस्तेमाल किया जा रहा है फेसबुक को बंद करने के लिए। योगी आदित्य जो हैं वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत में इंतहाई नफरत की सियासत की कैंपेन रन के अब मोदी से भी ज्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट आदमी जो है वो यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं। ट्रंप मसलसल मुसलमानों के खिलाफ बगैर किसी एविडेंस के बात कर रहे थे और उसमें जो बहुत ही
इंस्पायरिंग चीज थी वो स्टैंड है जो अमेरिका की अदालतों ने, अमेरिका की सिविल सोसाइटी ने, वहां की लिबरल मीडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, स्लोन ने, फॉरेन पॉलिसी ने, फॉरेन अफेयर्स ने जो स्टैंड लिया है, उससे हमारी तरह के जो मुसलमान हैं दुनिया भर के, हमें एक हिम्मत की बनती है, हमें एक उम्मीद नजर आती है कि दुनिया सिर्फ मजहब की सियासत में नहीं जलेगी, खौफ की सियासत में नहीं जलेगी। यहां ऐसे एडवांस कॉन्शियसनेस के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की शक्ल में, अमेरिकन इंटेलिजेंसिया और अदालतों की शक्ल में, जो इन नफरतों का रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को तकवीयत मिलती है जब इस किस्म की चीजें होने लग जाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप, अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने सादिक खान के खिलाफ ट्वीट किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट दिखाएं आप प्रोड्यूसर साहब को कहें, जिसपे उन्होंने कहा कि जी सादिक खान ने तो ये कहा था, और उन्होंने बिल्कुल गलत सादिक खान को कोट किया है, जिसके ऊपर खुद अमेरिका के अखबारात में रिएक्शन हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं उन्होंने बहुत ही बदतहजीबी का मुजाहरा किया कि लंदन में इस हमले के बाद उन्होंने उसका, सादिक खान ने जो पहले एक कमेंट कभी किया, सादिक खान ने असल ये कहा कि जो बड़े शहर हैं दुनिया के, वेरी राइट, उन्होंने कहा जो बड़े शहर है वहां पर प्रिपेयर्डनेस होगी, पुलिस को तैयार रहना पड़ेगा, खतरात होंगे और फंडिंग देनी पड़ेगी। उसकी टांग तोड़ के उन्होंने ये बना दिया कि सादिक खान जो है वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं दुनिया के, वहां पर तो टेररिज्म होगी ही, इसका कुछ हो नहीं सकता। सो मेरा मतलब कहने का यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी करने वाले प्रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट बन गए, आर्गुमेंट ये दिया गया अमेरिकी अदालतों में कि अब वो कैंडिडेट ट्रंप नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, इसलिए जो भी वो फैसला करते हैं उसको एक सैंक्टिटी हासिल है, उसको एक समझना चाहिए कि वो सच्चाई है। लेकिन फिर अदालतों में यही सवाल उठा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे 10 महीने से एक चीज कहते चले आ रहे थे बगैर किसी एविडेंस के, अब वो कह रहे हैं इसकी एविडेंस एग्जिस्ट करती है, तो फिर एविडेंस दिखाएं तो सही ना अपनी बात के लिए। डॉक्टर मोईद, अभी आपने तस्करा किया भारत का, भारत के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि भारत जब चाहे पाकिस्तान की तंसीबात को निशाना बना सकता है, एटमी हमला कर सकता है। इसके जवाब में पाकिस्तान के जो तज्जियाकार हैं सख्त रिएक्शन उन्होंने दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में क्या किया, भारत को क्या समझाया, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अर्ज़े वतन पर आज बहुत शानदार दिन है कि 23 मार्च शाया निशान तरीके से मनाई जा रही है। रात 12 बजे के करीब शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा मीनार पाकिस्तान पर किया गया और आज यौम पाकिस्तान के हवाले से एक तारीखी परेड भी देखने को मिली, जहां तुर्की के बैंड मौजूद थे और इसके अलावा दोस्त ममालिक के दस्तों ने भी इस परेड में शिरकत की। लेकिन इससे कुछ दिन पहले भारत में हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से एक मजमून छापा गया जिसमें लिखा गया कि भारत जब चाहे वो एटमी हमले में पहल न करने की पॉलिसी अब तब्दील कर चुका है। लॉर्ड अहमद, इसके जवाब में बार बार ये बयानात दागे गए कि पाकिस्तान को तरने वाला ना समझा जाए, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना, लेकिन अमली तौर पर हम कहां खड़े हैं? एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दूसरी ये रिपोर्ट, पहले रिपोर्ट जो है ये कार्नेगी और कोई जो अमेरिकन थिंक टैंक हैं उनकी रिपोर्ट थी कि हिंदुस्तान जो है वो ये जो फर्स्ट अटैक ना करने वाली जो पॉलिसी है 2003 वाली उसको तर्क करके अब वो तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई केमिकल वेपन या कोई बायोलॉजिकल वेपन का अटैक किया तो वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल जो एमिनेशन है वो उनसे बेहतर, और क्योंकि ये भी अलग, मेरे ख्याल में इसमें दो, एक शैतानी है और वो शैतानी ये है कि दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान सबसे दुनिया में सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है वो पाकिस्तान है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो कम करे। दूसरी इसमें वो हिंदुस्तान को भी जो है वो एक किस्म की इजाजत मिल रही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो उसके पास केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स हैं और अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हम न्यूक्लियर जो है और वो टैक्टिकल छोटे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, बड़ी करेंगे ताकि उनके पूरे के पूरे शहरों को तबाह किया जाए। तो ये जो थ्रेट है, ये जो खबर है, इसको वहां पे कुछ स्पेशलिस्ट ने भी इसके ऊपर जिक्र किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इसके हवाले से कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हैं वो अगर इस पे कह रहे हैं तो डॉक्टर मोईद जी बताएं।
دیکھیے عائشہ، میرا ڈسیگریمنٹ صرف اس حد تک ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے صحیح کیا کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو مضمون چھپا ہے، جو دعویٰ کیا گیا ہے ہندوستان ٹائمز میں اور اخبارات میں بھی چھپا ہے، یہ ہندوستان کے ایک اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں، ایک سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کانفرنس کے اندر اور پھر اس کے اوپر لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو اسٹریٹجک نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور یا آنی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاجیکل ہے کہ آنی چاہیے. یعنی ہندوستان کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے 2003 کی، نو فرسٹ یوز کی، اس کو ہندوستان کو تبدیل کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل ڈیوائسز ہیں اور پاکستان سے خطرہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان، چونکہ یہ ہندوستان کی حکومت کی پوزیشن ابھی نہیں ہے، تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اس کا ریسپانس اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. پاکستان سے بھی جو اسٹریٹجک ایکسپرٹس ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی باڈی جو ہے، جو واچ ڈاگ باڈی ہے، کہ تھنک ٹینکس ڈاکٹر موید وہ ایک اوپینین میکنگ کر رہے ہیں، وہ ایک پروپیگنڈا سیٹ کر رہے ہیں، وہ ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، بھارت کا دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو ہم کہاں سے پروڈیوس کریں ایسے لوگ؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. وہ در حقیقت جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں اسٹریٹجک بیلنس ہے، جو ڈیٹرنس ہے، جو پاکستان نے بڑی مشکل سے مینٹین کیا ہوا ہے ود دی ہیلپ آف اٹس کمپیکٹ مسل ڈیفنس اینڈ ود دی ہیلپ آف دی ٹیکٹیکل ڈیوائسز اور نیوکلیر ڈاکٹرائن، پاکستان نے ایک بیلنس رکھا ہے. کیونکہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ تو صرف $7 بلین پہ رکا ہوا ہے، جبکہ ہندوستان کا $42 بلین ہے اور مسلسل بڑھ رہا ہے. اور ہندوستان کی ظاہر ڈیپتھ بھی بہت زیادہ ہے. ہندوستان کو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ایسا ڈیٹرنس رکھا ہے جس میں ہندوستان اپنا جو ڈومینیشن جو ہے، اپنی ملٹری ڈومینیشن کو پاکستان کے اوپر ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. پاکستان کی بنگلہ دیش یا نیپال یا بھوٹان یا شری لنکا والی صورتحال نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہندوستان کی ڈومینیشن کو ایفیکٹولی ریزسٹ کرتا ہے. اس چیز کو توڑنے کے لیے انڈینز جو ہیں اس اسٹریٹجک پیراڈائم میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کو ایک نیریٹو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم آپ کے نیوکلیر ڈاکٹرائن سے یا آپ کے ٹیکٹیکل ڈیوائسز کے خلاف، ہمارے پاس پھر حل یہ ہے کہ آپ، یعنی ایک تو امریکہ اور ہندوستان مسلسل کہہ رہے ہیں، امریکہ ہندوستان کے بہاف پہ پلیڈ یہ کر رہا ہے گزشتہ 2 برس سے کہ پاکستان ٹیکٹیکل ڈیوائسز نہ بنائے، چھوٹے چھوٹے ٹیکٹیکل ڈیوائسز. پاکستان کا آرگومنٹ یہ ہے، دیکھیں ٹیکٹیکل ڈیوائسز کا، کہ اگر ہندوستان ہماری ٹیریٹری کے اندر آ جائے گا، کشمیر میں آ جاتا ہے یا پنجاب میں آتا ہے یا سیالکوٹ میں آتا ہے، لاہور میں آتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے منیچر ڈیوائسز ہیں جہاں سے ہم ان کے ایڈوانسنگ جو کالم ہے اس کو 1 میل یا 2 میل یا 5 میل کے اندر جلا کے راکھ کر سکتے ہیں. ٹیکٹیکل ڈیوائسز کا بنیادی تھریٹ انڈین ٹیریٹری کے اندر استعمال کرنے کا نہیں ہے، بیکاز ہمارا جو سارا ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے وہ ہندوستان کے اندر جنگ لے جانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی ٹیریٹری کے اندر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ڈاکٹرائن ہے. ہماری ساری جو جنگ ہے وہ ہم تو لے جا ہی نہیں سکتے جنگ دلی تک، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. تو ڈاکٹر موید بہت دور کی بات ہے نا، ابھی تو سلو پوائزن پروسیس چل رہا ہے. جی لارڈ احمد. جی لارڈ احمد. یا میں وہی یہ تھنکنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو، لیکن کم از کم ان کے اگر تھنک ٹینک یا ان کے کوئی جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ اپینین دے کے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، تو پاکستان میں بھی تو تھنک ٹینکس ہیں، پاکستان کے اندر بھی تو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نہ ہوں، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں، وہ اپنی جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر، یا کوئی انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہوں، وہ اس کا جواب دیں کہ بھائی آپ کی پالیسی یہ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکچوئل پاکستان کی جو ٹیکٹیکل نیوکلر جو ویپنز ہیں یا ویسے بایولوجیکل کیمیکل وہ ہے ہی نہیں، اور ہیں بھی تو وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہیں، وہ آفینس کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کو اوورٹیک کریں گے، گلگت بلتستان کو وہ اس میں آپ داخل ہونے کی کوشش کریں گے، یا لاہور اور سیالکوٹ جانے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت یہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف وہ تو ویسے بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. ڈاکٹر موید، اجیت دوول 4 روزہ امریکی یاترا پر جا رہے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ مزید سازشوں کے جال بنے جائیں گے امریکی حکام کے ساتھ آنے والے دنوں میں. آپ امریکہ کو کتنا دیکھتے ہیں ویلکمنگ فار انڈیا؟ دیکھیں، ابھی تک جو ہے مودی جو سرکار ہے اس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی اس طرح سے ان کو اپروچ نہیں مل سکی، رسائی نہیں مل سکی ہے جس طرح اس سے 8 برس پہلے
हिंदुस्तान की हुकूमतों को एक एक्सेस रही है वाशिंगटन के अंदर, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऊंट है जो ठीक तरह से अभी बैठ ही नहीं पा रहा, उसकी हर करवट जो है वो मुख्तलिफ है। और फिर भारत को इस वक्त एक मसला भी बना हुआ है जहां पर H1B वीजाज जो है उस पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। जो सर्विसेज आउटसोर्स होती थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेंगलोर से, उसके ऊपर भी पाबंदियां लग रही हैं। फिर भारतीय जो बहुत से लोग जो अमेरिका में काम करते थे, जैसे उनकी जो स्पाउसेस थी, उनको जो राइट ऑफ वर्क था उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। सो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो भारत ने रिजॉल्व करने हैं। उसके बाद फिर यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस खित्ते को देखने का जो अंदाज है वो आप देख रहे हैं कि मसलसल जितनी भी खबरें उनकी आ रही हैं वो अफगानिस्तान के लेंस से इसको देख रहे हैं, वो इसको हिंदुस्तान के प्योरली लेंस से नहीं देख रहे। हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल कंसर्न्स हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई डील हो सकती है, क्या वहां पाकिस्तान उनकी कोई मदद कर सकता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जहां भारत को अब एक नया नैरेटिव और नई एंगेजमेंट शेप करनी है, जिसमें अभी तक कोई उनको ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। पहले फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर थे, फिर अब ये अजीत डोवाल जा रहे हैं, वो मसलसल इसमें लगे हुए हैं। मुझे खतरा यह है कि वो हासिल कर लेंगे, इसलिए कि भारतीय पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेसी करते हैं और वो बेहतर है, उनकी ब्यूरोक्रेसी भी इंटैक्ट है एज एन इंस्टीट्यूशन। हमारे यहां तो तमाम इंस्टीट्यूशंस फौज के अलावा जो है अपनी जो इनफरादी हैसियत, एक यूनिकनेस होती है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होती है, वो खो चुके हुए हैं। और फौज के ऊपर मसलसल पॉलिटिकल प्रेशर है ताकि फौज को डिस्ट्रॉय किया जाए एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से। तो मुझे पूरा शक है कि हिंदुस्तानी अपना हदफ अमेरिका में, वाशिंगटन में हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान हाथ मलता ही रह जाएगा। लेकिन 23 मार्च के मौके पर आर्मी चीफ ने वही पैगाम दिया है जो कायदे आजम कह चुके हैं कि नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। इसी आजम के साथ आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है और इसमें हमारे बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक भी शरीक हैं, जिसकी वजह से इस दिन को और तकवीयत मिली है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से कुछ मजीद मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज का दिन बहुत यादगार इस हवाले से भी कि यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद में की जाने वाली परेड में तुर्की, सऊदी अरब और चीन के दस्ते भी शरीक थे। खुसूसन जब तुर्क बैंड ने जीवे जीवे पाकिस्तान धुनों पे गुनगुनाया तो एक अजीब सा ही मंजर था। लॉर्ड अहमद, आपने भी देखी होगी ये परेड, आपको कैसा महसूस हुआ और कितनी अहमियत है पहली बार इस तरह से दोस्त ममालिक के दस्तों की इस परेड में शिरकत की? बहुत अच्छी और बहुत अच्छा दिन है। उसकी मैं समझता हूं कि मुझे जो खुशी है उसकी एक खुशी की वजह यह भी है कि हिंदुस्तान ये कह रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाएगा। दुनिया में भी थोड़े से शक थे कि शायद पाकिस्तान को आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की 23 मार्च की सेलिब्रेशन में अगर अपनी फौजें भेज सकते हैं तो पहले भी आपने देखा कि कराची के पोर्ट पे जो वहां पे नेवीज की एक्सरसाइजेज हुई, यहां पे दूसरे बड़े ममालिक रशिया और चाइना जैसे ममालिक की जो यहां पे इन्वॉल्वमेंट, और तुर्की, सऊदी अरेबिया, जिस तरह आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। एक तो पाकिस्तान की आउटलुक, पाकिस्तान की डिफेंस और लोगों के अंदर ये जो मोहब्बत और कॉन्फिडेंस कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है बल्कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक जितने हैं उनका दोस्त है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस सपोर्टिंग हिंदुत्व बिलीविंग जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, ये हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में पड़ी हुई, अभी वो खुद आइसोलेट हो रही है क्योंकि अमेरिकन जनरल्स भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान की जो फौज है उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब प्रोग्राम में पहले हिस्से में ये कह रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान वो अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, वहां पे जो बिजनेस का पोटेंशियल है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी नजर आ रहा है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ही उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और वो पैसा उनकी कंपनीज वहां से तभी बना सकते हैं जब पाकिस्तान भी उनका साथ जैसे लॉर्ड अहमद कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ही अफगानिस्तान में से कोई भी माशी जो फवायद है वो हासिल कर सकता है। वो इंडिया के साथ मिलकर ऐसा नहीं कर रहा ऑलरेडी। अब पाकिस्तान ने बॉर्डर तो खोल दिया अफगानिस्तान की सरहद पे।
नहीं, देखिए, हिंदुस्तान का एक असर रसूख तो है अफगानिस्तान में, और 9/11 के बाद से हिंदुस्तान को बहुत इंग्रेस मिली है अमेरिकन ऑक्यूपेशन की वजह से अफगानिस्तान के अंदर। उनका वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, एनडीएस के साथ भी बहुत उनके अच्छे मामलात हैं। वो वहाँ खर्चा भी बहुत करते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो फाइनेंस भी करते हैं एनडीएस की एक्टिविटीज़ को। और ये जो ग्रुप्स वहाँ बैठे हैं, जैसे अल अहरार है और टीटीपी है, इनको भी इंडियंस जो है वो फाइनेंस करते हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स नहीं मिलते अफगानिस्तान के साथ। ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। हिंदुस्तान प्रिंसिपली तौर पे स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान में है ही इसलिए कि वो पाकिस्तान को कंटेन करना चाहता है, वरना आप अपने जो मेन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो नेचुरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, बिकॉज पाकिस्तान के जो बहुत बड़ा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का और बलोचिस्तान का, ड्यूरन लाइन और सिंडमन लाइन के दोनों तरफ, वो तो दर हकीकत अफगानिस्तान का हिस्सा था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी या एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक। तो पाकिस्तान का जो असर रसूख है, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, वो कुदरती है, वो बहुत नेचुरल है। हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो दर हकीकत क्योंकि देखें, जब तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान न्यूट्रलाइज नहीं करता या कॉन्कर नहीं करता या कंट्रोल नहीं करता या मैनेज नहीं करता, उसको सेंट्रल एशिया तक तो एक्सेस सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं मिल सकती। सो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस है, उसका बुनियादी तौर पर मकसद पाकिस्तान को नाकाम बनाना, कंटेन करना, टू फ्रंट एक सिचुएशन में फंसा के रखना है। डोनाल्ड ट्रंप की चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री से अपनी डिसीजन मेकिंग लेती है, अनलाइक द प्रीवियस डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना एक वर्ल्ड व्यू रखती थी, डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री की एडवाइस को इंपॉर्टेंट समझते हैं। अमेरिकन मिलिट्री जब स्ट्रेटेजिकली देखती है तो उनको लगता है कि पाकिस्तान डिलीवर कर सकता है अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान नहीं कर सकता। ये वो चीज है जो इस वक्त हो रही है। अच्छा लॉर्ड अहमद, कितनी बड़ी ये शिकस्त है भारत की जो चाइना का मौकफ यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया है सिल्क रूट के सिलसिले में, वन रोड वन मैप? ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है। हिंदुस्तान की तो ये इस तरह की, जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। हिंदुस्तान तो वो हमेशा ट्राई करता रहेगा कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहां से वो कोई इंटरनेशनल इस किस्म की जो सिल्क रूट जो है वो यहां से नहीं जाना चाहिए, वहां पे इंडस्ट्रियल फ्री जोन नहीं होने चाहिए। तो हिंदुस्तान तो पूरी कोशिश करता है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, और पाकिस्तान के लिए इट इज वेरी गुड न्यूज कि यूनाइटेड नेशन भी को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली जब चाइना आपके साथ है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी, मुझे याद है यहां पे जब ब्रिटिश मिनिस्टर चाइनीज के साथ भी और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो सारे पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि सीपैक जो है वो पॉजिटिव चीज है, इसको सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना, डेवलप करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान अगर कमजोर होगा, गरीब होगा, तो ये बर्डन बन जाएगा दूसरे ममालिक के लिए। चाहे वो आज जिस तरह फैमन जो है वो अफ्रीका में है, चाहे वो जिस तरह टेररिज्म जहां हो रही है उन ममालिक की तरह, जिस तरह अफगानिस्तान, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ ममालिक, तो वो यमन, इस तरह वो पाकिस्तान को नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। इसकी तकलीफ सिर्फ हिंदुस्तान को होती है, तो हिंदुस्तान करता रहे। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की भी जो पॉलिसी है वो दुनिया के सामने, ये छोटे मुल्क जो हैं वो इंप्रेस हो जाते हैं। चाहे वो, क्योंकि बांग्लादेश की जो वजीर आजम साहिबा है, उनका तो जाती उनकी दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ मुजीबुर रहमान की वजह से। जो छोटे और मुल्क हैं, भूटान वगैरह, ये तो उनकी बेचारों की तो कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े प्लेयर्स हैं, रीजनल, रशिया है, चाइना है, दूसरे ममालिक का, अभी मैं पिछले हफ्ते यूएई के हवाले से कह रहा था, वो कह रहे हैं कि उनकी डेवलपमेंट में हिंदुस्तान का बड़ा किरदार है। तो मैं ये कह रहा था कि ये वही हमारे भाई हैं जिनको हम बड़े बड़े जनाब पैलेसेस दे के उनके लिए शिकारगाहें बनाए हुए हैं, और यहां पे उनके बैंक्स और उनके टेलीफोन कम्युनिकेशन वो उनकी बिजनेसेस चलाए। लेकिन अब उनका क्योंकि इंटरेस्ट बदल गया हिंदुस्तान की तरफ, तो छोटे मुल्क जो हैं उनका अपने मफाद की वजह से, छोटे मफाद की वजह से वो अपनी लॉयल्टीज बदलते हैं। लेकिन चाइना, रशिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, मेरे ख्याल में वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, अमेरिकी जनरल भी कह चुके हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को तंग कर रहा है और पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहा है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। सवाल आपके सामने डॉक्टर मोहित ये कि ये वाटर ट्रीटी पर इंडिया ने हमारे साथ क्या किया? मयारपन बिजली मंसूबे का डिजाइन तब्दील करने पर यहां रजामंद हुआ, एलामिया जारी कर दिया गया और बाद में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।
देखिए, पहले जो जनरल जोसेफ वॉटल ने कहा ना अपनी टेस्टिमनी में, बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन इसलिए नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी इसलिए नहीं हो रही कि भारत का एक पॉलिटिकल डिजाइन है कि पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करना। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कमिंग फ्रॉम सेंटकॉम कमांडर, कमिंग फ्रॉम अ सीनियर पर्सन ऑन एन ऑफिशियल लेवल। ये एडमिट करना कि भारत का एक पॉलिटिकल डिजाइन है कि पाकिस्तान को तनहा करना है, अकेला करना है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अगर आप एक नक्शे को दिखाएं, अगर कभी प्रोड्यूसर साहब नक्शा दिखाएं इस प्रोग्राम में, कि आप देखिए कि पाकिस्तान के नॉर्थ में अफगानिस्तान पे नजर दौड़ाएं, ईरान पे नजर दौड़ाएं और सेंट्रल एशियन और फिर चाइना पे नजर दौड़ाएं, ये बात बड़ी ऑब्वियस हो जाती है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, कि वहां दहशतगर्दी खत्म हो, तालिबान जो है वो पीसफुल तरीके से मौत कीजिएगा, काबुल हुकूमत का हिस्सा बन सकें, ये सब कुछ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, क्योंकि खित्ते के अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, पाकिस्तान, चाइना और ईरान को और अफगानिस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान को इससे नुकसान है। और पानी के चक्कर में भी असल में वजह यही है कि हर वो चीज जिससे पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा सकता है, भारत की वो स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का हिस्सा है। यानी शरारत करने से भारत बाज नहीं आ रहा, और इसी तरह उसने वाटर ट्रीटी में भी किया। और आपने देखा कि वो कश्मीर, आयशा जी लॉर्ड अहमद, जी लॉर्ड अहमद, मैं वो कह रहा था कि ये जो कश्मीर के अंदर उन्होंने 6-7 ऐसे डैम हैं जिसको फास्ट ट्रैक करके उन्होंने एक्स्ट्रा $15 बिलियन जो है वो एलोकेट करके वो कश्मीर के अंदर बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि चिनाब का पानी और दूसरे जो दरिया हैं उनका पानी उसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूं कि मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जो वाटर ट्रीटी के जो कमिश्नर अभी भागे हुए, वो ये प्रोग्राम हमारा अगर वो देख रहे हैं कनाडा में, तो उनको वापस लाया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो वापटा के बड़े बड़े सीनियर जो भी लोग यहां से भाग जाते हैं 3-4 सालों के लिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो फिर वापस आ जाते हैं, उनको वापस लाया जाए और उनसे पूछा जाए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये आपकी जॉब थी, आपने कौम को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट्स थी उनको वार्निंग क्यों नहीं दी कि हिंदुस्तान के ये किस किस्म के प्लान्स हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान का पानी अगर वो डाइवर्ट करना चाहते हैं या डैम्स में जमा करना चाहते हैं, उसका पाकिस्तान के ऊपर। मैं अभी कल जो यहां के फार्मर्स हैं उनकी जो कोलिशन है उसको एड्रेस कर रहा था, मैंने यही बात वहां पे भी कही कि उन लोगों को वापस लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उन्होंने नुकसान दिलवाया है। और क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पहले भी ये कहा था कि वो डैम्स और पानी की जो चीज है इसको पॉलिटिकली यूज करके एज अ वेपन इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये वेपन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वेरी राइट, बहुत आम नुक्ते की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। मसला यह है कि हम अपने बहुत हसास मामलात में ऐसे लोगों पर तकिया किए बैठे हैं जो हमारे नहीं बल्कि दुश्मन के मफाद के लिए काम कर जाते हैं, और दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठा लेता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद